गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंटरनेशनल फाइनेंस के अंदर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स एंड इट्स इंस्टीट्यूट्स। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो हमने पिछली क्लास में उसके नेचर, स्कोप्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क करता है, साथ ही साथ ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूट जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर वर्क करते हैं जो कि सिस्टम को मैनेज करने का काम करते हैं। तो फर्स्ट है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर डोमेस्टिक फाइनेंस। डोमेस्टिक फाइनेंस मतलब आपके नेशंस में या आप जब अपने खुद की कंट्री की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर आप कैसे जो है सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं। देन फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, फिर वो क्या है इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है उनकी चीजों को, और इंटरनेशनल फाइनेंस जो है वो अपने डिसीजंस किस तरीके से ले रहा है या जो इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं उनके डिसीजंस हम लोग किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं। एंड देन फिर डोमेस्टिक फाइनेंस भी, मतलब कि जब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम जो अपने ऊपर कोई डिसीजन लेता है तो फिर हम हमारी कंट्री में उसको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं या हम हमारी कंट्री के लिए वो कितना बेनिफिशियल हो सकता है, ये सारे एस्पेक्ट्स जो है वो एक इंस्टीट्यूट या सिस्टम को बनाते हैं या बताते हैं। फर्स्ट डोमेस्टिक फाइनेंस मतलब सबसे पहले आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है या आपका जो मॉनेटरी, फर्स्ट थ्री थिंग्स इसके अंदर आती है। फर्स्ट होता है मॉनेटरी मार्केट, सेकंड इक्विटी मार्केट एंड थर्ड इज बॉन्ड मार्केट। जब आप पहले अपने खुद की डोमेस्टिक मार्केट्स की बात करते हैं, डोमेस्टिक फाइनेंस की बात करते हैं, इट मींस आप आपकी खुद की कंट्री का जो मॉनेटरी मार्केट है वो कैसा है, मनी मार्केट है वो कैसा है, फाइनेंशियल कंडीशंस आपकी कंट्री की किस तरीके की है, इक्विटी मार्केट जो है वो किस तरीके से, जो शेयर मार्केट होते हैं इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, जब आपकी कंट्री के जो शेयर मार्केट है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, साथ ही साथ जो बॉन्ड्स मार्केट होता है जो कि लीगल तौर पर बॉन्ड्स लिए जाते हैं तो वो किस तरीके से आप जो आपके डोमेस्टिक कंडीशंस मीन्स आपके नेशंस की मार्केट कंडीशंस जो है वो किस तरीके से काम कर रही है या किस बेसिस पे आपकी कंट्री को क्या क्या चीजें जो है वो अवेलेबल है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को पहले क्या करना, स्टडी करना या आपकी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ का पता लगाना। देन फिर इंटरनेशनल फाइनेंस में जब आप फॉरेन एक्सचेंज कर रहे हैं कि क्या आप आपकी कंट्री से कहीं दूसरी जगह जाकर बिजनेस कर रहे हैं या कितने मेंबर्स या किस तरीके का बिजनेस आप कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल बिजनेस कर रहे हैं या सिविल्स बिजनेस कर रहे हैं, किस तरीके का फॉरेन एक्सचेंज जो है आप इंटरनेशनल लेवल पर जो है दूसरी कंट्रीज के साथ, फॉरेन कंट्रीज के साथ कर रहे हैं। नेक्स्ट यूरो करेंसीज मार्केट या यूरो करेंसीज क्या होती है, जब आप आपकी करेंसीज के साथ दूसरी करेंसीज के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं वो होती है यूरो करेंसीज। एंड नेक्स्ट इज यूरो बॉन्ड मार्केट, जब आप आपके बॉन्ड्स को आप आपकी जो कंट्रीज के बॉन्ड है उनको जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के साथ में जो वर्ल्ड ट्रेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर वर्क कर रही है तो उनके साथ में आप किस तरीके से एक्सचेंज कर रहे हैं उन चीजों को, ये सारे एस्पेक्ट्स क्या होते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस के होते हैं। देन फिर नेक्स्ट होता है डोमेस्टिक फाइनेंस। डोमेस्टिक फाइनेंस को होता है मनी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, इक्विटी मार्केट। ये तीनों मैंने आपको पहले ए में भी पढ़ाया, इसी को हम बी में भी देखेंगे। तो बी में कैसे है कि पहले ये तीन मार्केट जो है वो आपकी कंट्री में किस तरीके से वर्क कर रहे थे। नेक्स्ट फिर आपने जब इंटरनेशनल लेवल पर आपका फाइनेंशियल सिस्टम को एनालाइज किया कि इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, मैं आपको आगे बताऊंगी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कौन कौन से होते हैं या कौन कौन से इंस्टीट्यूट जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर वर्क करते हैं। तो वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है फिर जो डिसीजंस लिए जाते हैं उससे इन्हीं जो मार्केट कंडीशन है या यही जो डोमेस्टिक फाइनेंस है इनको किस तरीके का रिजल्ट या रिस्पॉन्स मिलता है या दिया जाता है, उसे ही आप क्या बोलोगे, आपका पूरा फाइनेंशियल सिस्टम या फाइनेंशियल कंडीशंस बोलोगे। नेक्स्ट हम फिर बात करेंगे पार्टिसिपेंट्स। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है या कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स रहते हैं जो कि हमारी कंट्रीज के इंटरनेशनल लेवल पर इंक्लूड्स रहते हैं, जिसके थ्रू हम हमारा इंटरनेशनल लेवल पर भी फाइनेंशियल सिस्टम
साथ ही साथ हमारे नेशनल लेवल पर भी फाइनेंशियल सिस्टम को एनालाइज कर सकते हैं एंड फिर उसका रिस्पॉन्स या रिजल्ट जो है हमें पता लग सकता है। फर्स्ट पार्टिसिपेंट, जब आप डोमेस्टिक फाइनेंस की बात करते हैं तो डोमेस्टिक फाइनेंस इन द सेंस कि आप आपकी खुद की कंट्री की बात कर रहे हैं कि आपका खुद की कंट्री का जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट है जो कि पार्टिसिपेट करते हैं फाइनेंशियल सिस्टम्स के अंदर। तो फर्स्ट है इंडिविजुअल, सेकंड कॉर्पोरेशन, थर्ड फाइनेंशियल इंटरमीडिएट एंड फोर्थ वन इज ब्रोकर्स। कौन कौन से होते हैं जो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो आपके कंट्री के अंदर पार्टिसिपेंट्स बनते हैं। आपका खुद का अकाउंट जो रहता है वो इंडिविजुअल लेवल पर, सेकंड कॉर्पोरेशन, कुछ कॉर्पोरेशन बैंक्स होती है या कमर्शियल बैंक्स जो भी होती है वो इन्वॉल्व होती है। साथ ही साथ कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट मतलब जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है या जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज आपकी कंट्री के अंदर इन्वॉल्व है जो कि आपकी इकोनॉमी ग्रोथ को बढ़ा रही है या कम कर रही है, जो भी रिजल्ट आपको दे रही है वो भी पार्टिसिपेट करती है। साथ ही साथ ब्रोकर्स जो कि आपके शेयर मार्केट्स में रहते हैं या जब आप शेयर मार्केट को एनालाइज करते हैं तो उसमें जो भी बॉन्ड्स एंड इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर जो भी ब्रोकर्स रहते हैं तो ये सारी चीजें जो है, ये सारे पार्टिसिपेंट्स जो है वो आपके डोमेस्टिक फाइनेंस के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स की। तो इंटरनेशनल लेवल पर कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो कि आपके इंटरनेशनल लेवल पर इन्वॉल्व रहते हैं। तो फर्स्ट है इंटरनेशनल फेयर एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, जो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पर इस्टेब्लिश करना जो कि आप सबकी ऑर्गेनाइजेशंस को पूरी तरीके से जो है वर्क करती है, एनालाइज करती है और फिर आपकी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को जज करने का काम करती है। तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर मतलब सभी पूरे वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज है उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ को एनालाइज करते हुए या उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ के तहत आपकी पोजीशंस जो है कंट्री की वो बताती है कि आप जो है आपकी कंट्री किस पोजीशंस पे आती है, डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर आती है या डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर आती है या अनडेवलप्ड कंट्रीज के अंदर आती है। तो इन एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हैं जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स जो रहते हैं वो अपने रिजल्ट्स जो है वो बताते हैं। फिर नेक्स्ट उससे हमारा वापस से जो है डोमेस्टिक फाइनेंस है उस पर क्या रिस्पॉन्स या उसका क्या प्रभाव पड़ता है, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं फर्स्ट पार्टिसिपेंट इंडिविजुअल, कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स एंड ब्रोकर्स। ये सारी फाइनेंशियल जो मैंने आपको बताई थी पार्टिसिपेंट जो पार्टिसिपेट करता है, फिर इंटरनेशनल लेवल उस पर वर्क करता है, डिसीजन सुनाता है और फिर यही सारी जो पार्टिसिपेंट्स है उन पर क्या होता है पॉजिटिव उनको रिस्पॉन्स मिलता है जिसके थ्रू आपकी जो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ है साथ ही साथ वो भी बढ़ती है। उसके थ्रू जो आप फॉरेन ट्रेड करना चाहते हैं, जब आप दूसरी कंट्रीज के साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ों में भी आपको हेल्प मिलती है। साथ ही साथ आपकी जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस आप ईयर में जो बजट हमारा हर ईयर में जो हमारा नेशनल लेवल पर बजट तैयार किया जाता है तो वो किसके एस्पेक्ट से मिलता है हमें, हमारी जो अदर कंट्रीज है उनके इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हुए हम हमारा नेशनल का बजट जो रहता है वो तैयार करते हैं। हम सबसे पहले क्या एनालाइज करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारी पोजीशन क्या है, हमारे पास जो है वो कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ है हमारी कंट्री की, साथ ही साथ हमारी जो कंट्री है वो किस पोजीशन पर है, हमारे पास कितना बजट है जो पूरे साल में हम हर एक सेक्टर को दे सकते हैं। लाइक ट्रेन का सेक्टर जो रेलवे बजट होता है वो अलग होता है या प्लेन का बजट होता है वो अलग होता है, जो डोमेस्टिक बजट होता है हमारा वो अलग होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो कैसे गवर्नमेंट तैयार करती है, पहले इंटरनेशनल लेवल पर वो हमारी पोजीशंस को देखेगी कि हमारे पास जो है वो कितना बजट है जो या हमारी कंट्री जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो किस तरीके से कर रही है या इंटरनेशनल लेवल पर हमारी कंट्री की पोजीशंस क्या क्या है। उसके बाद हम हमारे डोमेस्टिक बजट्स को देखेंगे कि हमारी खुद की कंट्रीज के अंदर हमारे पास कितना बजट है जो कि हम पब्लिक में या पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और उसके थ्रू फिर न्यू स्कीम्स आप जिसे बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के अंदर बहुत सारी ऐसी स्कीम्स का जो इस्टेब्लिश करते हैं जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और इससे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ती है, साथ ही साथ कंट्री की ग्रोथ भी बढ़ती है और आपकी खुद की पर्सनल इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्या होती है इंक्रीज होती है। तो ये था पूरा फाइनेंशियल इंटरनेशनल फाइनेंशियल
सिस्टम, ये पूरा सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले आप आपकी डोमेस्टिक मतलब कि खुद की कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को जज करेंगे, देन फिर इंटरनेशनल लेवल पर उसकी डिसीजंस को या रिजल्ट को देंगे, और फिर इंटरनेशनल लेवल जो है उस डिसीजंस को या आपके पूरे एस्पेक्ट्स को स्टडी करेगा, वो उसका खुद का डिसीजन जो है वो देगा, और फिर उस डिसीजंस के थ्रू आपके खुद की कंट्री पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है या क्या उसका रिजल्ट या रिस्पॉन्स आपको मिलता है, वो सारी चीजें क्या कहलाती है, आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम कहलाता है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशंस की। जब आप इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो ऐसा कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस है या संस्थाएं हैं जो कि वर्ल्ड ट्रेड पे, इंटरनेशनल ट्रेड पे या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं जो कि ओपन की गई है। तो फर्स्ट है गेट। गेट का फुल फॉर्म होता है जर्नल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड। जर्नल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड किस ईयर में एस्टैब्लिश की गई थी? 1994 में। किस रिस्पॉन्स से या किस डिसीजंस के थ्रू एस्टैब्लिश की गई थी? ये एक ऐसा एग्रीमेंट रहता था जो कि आपको क्या करता है, डायरेक्ट ट्रेड में, मतलब जब आप दूसरी कंट्रीज के साथ बिजनेस करना चाहते थे तो एक जनरल एग्रीमेंट जो है वो तैयार किया जाता था, ताकि आपका जो है एक एग्रीमेंट के थ्रू बिजनेस करने का एक ईयर वाइज ईयर जो भी एग्रीमेंट रहता है ना, कि फर्स्ट ईयर आप इतने साल तक हमारी कंट्री में आकर आप बिजनेस कर सकते हैं, उसके बाद आपका टाइम ड्यूरेशन जब खत्म हो जाएगा तो वापस आप आपकी कंट्री में चले जाएंगे। तो ये क्या है, एक जनरल एग्रीमेंट रहता है जो कि ट्रेड करने वाले, जो भी बिजनेस करने वाले हैं, जो भी ट्रेडिंग करने वाले रहते हैं, उनको दिया जाता था। 1994 में इसको स्टैब्लिश किया गया, जिसके तहत आपको दूसरी कंट्रीज में जाने की परमिशन मिली। इस एग्रीमेंट के थ्रू आप दूसरी कंट्रीज में जाकर बिजनेस जो है वो कर सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर जितने भी टाइम ड्यूरेशन आप लेना चाहे, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, उसके अकॉर्डिंग आपको एक टाइम ड्यूरेशन दिया जाता था कि आप उस कंट्री में जाकर रहकर बिजनेस कर सकते हैं। और जब वो टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है फिर आप आपकी खुद की कंट्री में आकर क्या करते हैं, वापस से अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वो जो एग्रीमेंट रहता है, जनरली आप खुद देखिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मुझे अमेरिका में जाकर के बिजनेस स्टार्टअप करना है, या मेरा खुद का यहाँ पर इंडिया में एक अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, इसको मैं एक्सपांड करने के लिए, बढ़ाने के लिए मैं क्या करूँगी, अमेरिका का मैंने क्या लिया, एक एग्रीमेंट लिया, और मैंने एग्रीमेंट लिया 1 साल का। तो मुझे हमारी जो इंडिया गवर्नमेंट है उससे परमिशन मिल गई कि मुझे 1 साल का जो है वो दूसरी अमेरिका में जाकर बिजनेस करने का एग्रीमेंट जो है वो यहाँ से नेशनल लेवल पर जो परमिशन थी वो मिल चुकी है। अब मैं किसके पास जाऊंगी, इंटरनेशनल ट्रेड के पास या इंटरनेशनल सिस्टम्स के पास जाऊंगी, जो कि एक ऐसा रहता है जो मुझे क्या करेंगे, दूसरी कंट्रीज में जाकर बिजनेस करने की परमिशन जो है वो देंगे। तो गेट क्या है, गेट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसके थ्रू आप अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाकर के बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या दी जाएगी, एक एग्रीमेंट के थ्रू परमिशन दी जाएगी। अब मैं जब गेट ऑर्गेनाइजेशन के पास जाऊंगी, वो इस मेरी सारी एस्पेक्ट्स को, मेरे बिजनेस को, मेरी पर्सनालिटी को सबको स्टडी करेंगे। देन फिर वो क्या करेंगे, मुझे 1 साल की परमिशन दे देंगे। मैंने यहाँ से अपने नेशनल लेवल पे ग्रांटेड वो परमिशन करवा ली थी कि मुझे 1 साल तक अमेरिका में जाके बिजनेस करना है, वही 1 साल की परमिशन मुझे गेट ऑर्गेनाइजेशन भी वो क्या करेगा, पास कर देगा, और फिर मैं क्या करूँगी, अमेरिका में जाके अपना बिजनेस कंटिन्यू कर लूँगी। और जब मेरा 1 साल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, मुझे वहाँ से वापस आना होगा। उसके बाद 1 दिन भी ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ, वहाँ पर नहीं रुक सकती। क्यों? क्योंकि मेरा एग्रीमेंट जो था वो 1 साल का था। तो गेट क्या है, गेट एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि आपको क्या करता है, बिजनेस दूसरी कंट्रीज में जाकर के करने की परमिशन दिलवाता है। फिर नेक्स्ट उसके बाद स्टैब्लिश हुई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO जिसे आप बोलते हो। ये तब स्टैब्लिश हुई 1995 में। 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO जो है वो स्टैब्लिश की गई। क्यों स्टैब्लिश की गई? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जो कि पूरे अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ट्रेडिंग करने की परमिशन देता है,
और आपको बिना परमिशन या बिना एग्रीमेंट के क्या करता है, तो आप सालों साल दूसरी कंट्रीज में जाकर के क्या कर सकते हैं, अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। ये क्यों किया गया? क्योंकि जब आप बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं तो गेट क्या कर रहा था, आपको सिर्फ एग्रीमेंट दे रहा था। तो एग्रीमेंट आपको 6 महीने का दे सकता है, साल भर का दे सकता है, 2 साल का दे सकता है। उसके बाद फिर आपको आपके कंट्री में वापस आपकी कंट्री में ही आप बिजनेस कर सकते हो। और आपको फिर 1 साल तक आपकी कंट्री में खुद से बिजनेस करना है। फिर आप जब आपका 1 साल आपकी खुद की कंट्री में कंप्लीट हो जाएगा, फिर जाकर के आप दूसरे साल में क्या कर सकते हो, वापस से परमिशन ले सकते हो। तो इसमें क्या हो रहा था, बिजनेसमैन को लॉस जनरेट हो रहे थे। इस गेट के थ्रू क्या होने लगे थे, लॉस जनरेट होने लगे थे। जब आप आपके खुद की कंट्री में भी अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, साथ ही साथ आपने दूसरी कंट्रीज में जाकर भी बिजनेस को एस्टैब्लिश कर लिया और वो बिजनेस पे अगर वहां पर भी अच्छा चला तो फिर क्या होने लग जाएंगे, आपको लॉस जनरेट होने लग जाएंगे। तो उन लॉस को डिस्प्यूट करने के लिए या उन लॉस का कम करने के लिए क्या किया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया गया। यह ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1995 में। गेट के अपोजिट्स में यह ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एस्टैब्लिश की गई थी 1995 में। इस ट्रेड को या इस ऑर्गेनाइजेशन को क्यों एस्टैब्लिश किया गया, ताकि आप अपनी मर्जी से जो है परमिशन तो ले सकते हैं, बट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से सिर्फ और सिर्फ परमिशन ले करके आप दूसरी कंट्रीज में जाकर क्या कर सकते हैं, अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। इसमें आपको कोई एग्रीमेंट नहीं देगा कि 1 साल तक ही आप कर सकते हैं या सिर्फ 6 मंथ तक ही कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, तब तक आप उसमें बिजनेस जो है दूसरी कंट्रीज में जाकर कर सकते हैं। और फिर जब आपको खुद को ऐसा लगे कि वहां से आपको लॉस जनरेट हो रहा है या आप जो है कंटिन्यू बिजनेस नहीं कर सकते हैं, देन फिर आप आकर के वापस रिटर्न में क्या करेंगे, वापस रिटर्न अपनी कंट्री में आ जाएंगे और अपना बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्यों बनाई गई, आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परमिशन देती है या वो परमिशन ग्रांटेड करती है कि आप किसी भी कंट्रीज में जाकर अपना बिजनेस क्या कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं। नेक्स्ट पे हमने बात की थर्ड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बेसिकली मॉनेटरी टर्म्स को डिफाइन करता है। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक या ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि आपकी सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स को डिफाइन करता है। ये कब एस्टैब्लिश किया गया, 1945 में। 1945 में इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रेड को एस्टैब्लिश किया गया, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जज कर सकते हो आपकी मॉनेटरी मतलब मुद्रा से रिलेटेड जो भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस है उसको जज करने का काम करते हैं। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो भी आप बिजनेस करते हो दूसरी कंट्रीज में जाके, साथ ही साथ आपकी कंट्री की जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है उसको जज करता है। और जब आप दूसरी कंट्रीज के साथ में बिजनेस करते हैं तो उसको भी जज करने का काम करता है कि जब आप मॉनेटरी टर्म्स मतलब जो मुद्रा से रिलेटेड जो भी पैसों से रिलेटेड है, फाइनेंशियल कंडीशन है आपकी, या आपने आपके बिजनेस में कितना पैसा दूसरी कंट्रीज में लगाया है, उससे आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, वो सारी चीजों को बैलेंस करना, वो सारी चीजों को कैलकुलेट करना, ये आप दूसरी कंट्री में कितने पैसे और लगा रहे हो, अपने बिजनेस को और कैसे दूसरी कंट्री में बढ़ा रहे हो, आपका कितना प्रोडक्ट जो है आपकी कंट्री से मैन्युफैक्चर हो गए, कितना एक्सपोर्ट हुआ है दूसरी कंट्री में, ये सारी चीजें मैनेज करना और ये सारी चीजों का पैसों का लेन देन का कैलकुलेशन करना, ये कौन करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक। इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं। वर्ल्ड बैंक कैसा बैंक है, आपकी करेंसी को दूसरी की करेंसी में चेंज करता है। मान लो आप जो है एक इंडियन करेंसी इंडिया में रहते हैं और आपका जो सन या डॉटर जो है वो दूसरी कंट्री में जाके जॉब कर रहे हैं, आप कहाँ पर हो, इंडिया में हो। यहाँ पर करेंसी क्या चलती है, हमारे यहाँ रुपीस चलती है। अब दूसरी कंट्रीज में तो रुपीस नहीं चलते हैं। जब आप एशिया से बाहर कंट्रीज में जाते हैं तो वहाँ पर क्या दूसरी डॉलर चलते हैं या चाइना के लिए दूसरा कॉइन्स चलते हैं, दूसरी चीजें चलती है। यहाँ पर क्या चलते हैं, रुपीस चलते हैं। तो उसको आप क्या करोगे, वर्ल्ड बैंक के थ्रू चेंज कर दोगे। मान लीजिए आप यहाँ इंडिया में है, आपका सन या डॉटर क्या कर रहे हैं, अमेरिका में जॉब कर रहे हैं। अब अमेरिका में क्या चलते हैं, डॉलर चलते हैं। तो आप
जो आपके यहाँ पर तो डॉलर चलते ही नहीं है और अमेरिका में पैसे अलाउड नहीं है, तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या एक ऐसी बैंक ओपन की गई जिसको नाम दिया गया वर्ल्ड बैंक, जो पूरा वर्ल्ड, जितने भी वर्ल्ड में जितने भी देश है, इंडिया है, चाइना है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, जितने भी वर्ल्ड में देश है, उन सभी देशों का लेन देन करने का काम कौन करता है? वर्ल्ड बैंक करता है। वर्ल्ड बैंक को एस्टैब्लिश किया था 1945 में। अगर आपकी कंट्री की करेंसी दूसरी की कंट्री की करेंसी के साथ चेंज करना चाहते हैं, मान लो आप यहाँ पर हो और आपका सन या डॉटर जो है वहाँ अमेरिका में जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पर डॉलर चलता है और यहाँ पर पैसा, तो अगर उसे यहाँ पर भेजना होगा तो वो क्या करेगा? सबसे पहले वर्ल्ड बैंक के पास जाएगा, वर्ल्ड बैंक से वहाँ की जो भी गवर्नमेंट बैंक है उनके पास जाएगा, उससे वो कहाँ भेजेंगे? वर्ल्ड बैंक में पैसा भेजेंगे, फिर वर्ल्ड बैंक से वो पैसा जो है चेंज होगा करेंसी के अकॉर्डिंग, जैसे वहाँ पर डॉलर है, फिर उसको चेंज करके वो यहाँ पे पैसों में, रुपीस में कन्वर्ट करेगा, देन रुपीस का पैसा आपके पास जो है वो आ जाएगा। आजकल तो सब चीजें जो है वो ऑनलाइन फैसिलिटीज हो गई है, जिसके थ्रू आसानी से जो है वो पैसे जो है वो एक्सचेंज किए जा सकते हैं। तो इन ऑनलाइन फैसिलिटीज के थ्रू आप डॉलर्स को रुपीस में आसानी से जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं। तो किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं? आप वर्ल्ड बैंक के थ्रू जो है वो कन्वर्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर्स। इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर्स 1964 में इसे एस्टैब्लिश किया गया। आफ्टर ये सारी जो जितनी भी थी, इसके बाद जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड आता है। इंटरनेशनल ट्रेड जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सिर्फ थोड़े समय के लिए जो है व्यापार करना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे आना जाना करते हैं, उसके लिए जो है वो बनाया गया। आना जाना जो मीन्स आप आपकी कंट्री के वो हो, आप आपकी कंट्री में बिजनेसमैन हो, आप आपकी कंट्री में बिजनेस कर रहे हो और फिर थोड़े समय के लिए आप क्या कर रहे हो? दूसरी कंट्री में जा रहे हो, फिर वापस दूसरी कंट्री से आपकी कंट्री में आ रहे हो। तो इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर जो है वो इसके लिए बनाया है ताकि आपको जो है वो बार बार परमिशन जो है वो दे देता है, आने की भी और जाने की भी। ऐसा ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अगर आप कंटिन्यू वहीं पे बिजनेस करना चाहते हैं तो फिर वही रहिए या वहीं अपना बिजनेस जो है वो कंटिन्यू रखिए, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसकी परमिशन देता है। और इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? अगर आपको वापस आपकी कंट्री में आना है, फिर से वापस जाना है, तो आने जाने की परमिशन जो है वो कौन देता है? आपका इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर्स देता है। तो ये थे कुछ इंस्टीट्यूट जो कि वर्ल्ड या आप इंटरनेशनल लेवल पर कुछ इंस्टीट्यूट जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ संस्थाएं बनाई गई, जिसके तहत आप क्या कर सकते हो? बिजनेस को भी कन्वेंस कर सकते हो या बिजनेस को भी जनरेट का इस्टेब्लिश कर सकते हो, दूसरी कंट्रीज में जाकर आसानी से बिजनेस कर सकते हो, वहां पर से प्रॉफिट अर्न करके ला भी सकते हो। साथ ही साथ कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर जो कि दूसरी कंट्रीज की जो करेंसी है उस कंट्रीज की करेंसी के साथ आपको आपकी कंट्री की करेंसी के साथ एक्सचेंज करते हैं। जैसे जब मैंने डॉलर की बात की, तो डॉलर क्या है? $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज। हमारे यहाँ का 70 रुपीज जो है वो $1 के बरोबर है। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा? वर्ल्ड बैंक के थ्रू कैलकुलेट होगा। वर्ल्ड बैंक जो है इसे कैलकुलेट करेगी और फिर अगर मान लो वहां पर आपका जो सन है उसने $2 आपके लिए भेजे, फॉर एग्जाम्पल ओनली $2 जो है वो आपके लिए सेंड किए जाए, तो $2 को वर्ल्ड बैंक क्या करेगा? रुपीस में कन्वर्ट करेगा। $1 इक्वल्स टू 17 रुपीज, $2 इक्वल्स टू 140 रुपीज, या 140 रुपीज जो है आपको रिटर्न अमाउंट जो है वो आपकी कंट्री के हिसाब से कर देगा। या जब आप 140 रुपीज वर्ल्ड बैंक में देंगे कि आपके बेटे को वहाँ पर जरूरत है, तो आप 140 रुपीज जो है वो वर्ल्ड बैंक को देंगे, वो वर्ल्ड बैंक 140 इक्वल्स टू $2, तो 140 रुपीज इक्वल्स टू $2 रहता है, क्योंकि $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज होता है, तो उसे वो ऐसे चेंज करके वो क्या कर देगा? वापस वो $2 जो है वो अमेरिका में बैठे सन्स को दे देगा। तो ये वर्ल्ड बैंक हुआ, ये एक ऐसा बैंक है जो कि आपको क्या करता है? करेंसी चेंजिंग का वर्क करता है। साथ ही साथ जो मॉनेटरी फंड हमने पढ़ा था वो भी क्या कर रहा था? जो मुद्रा से रिलेटेड जो भी कंडीशन है आपकी उसको जज करने
करने का काम कर रहा था। तो ये थे वर्ल्ड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम और उसके कुछ इंस्टीट्यूट जो कि क्या करते हैं, वर्क करते हैं। मैंने आपको आज बताया इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम कैसे चलता है। एक आपके खुद के डोमेस्टिक फाइनेंस है और फिर सेकंड उसके इंटरनेशनल फाइनेंस है, और फिर उसके कुछ इंस्टीट्यूट्स रहते हैं जो कि आपको क्या करने का, कुछ ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जो कि आपकी मदद करती है एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में जाकर बिजनेस करने में, या एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज की आप अगर करेंसी चेंजिंग करना चाहते हैं तो उसमें भी। इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे IMF के बारे में कि IMF क्या होता है। आज के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम और उसके इंस्टीट्यूट हमने डिस्कस किए। इसी के साथ मैं लेती हूँ विदा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।